नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका ऑनलाइन स्टडी ग्रुप में। ये करंट अफेयर्स की जो श्रृंखला है, इसके अंतर्गत आप लोगों ने कल उत्तर प्रदेश स्पेशल के पार्ट को एक ही वीडियो में कवर कर लिया। जिन लोगों ने अभी तक उत्तर प्रदेश स्पेशल के इस घटना चक्र की सीरीज को नहीं कवर किया है, वो प्लेलिस्ट में जाकर जरूर कवर कर लें। साथ ही साथ आज हम लोग राष्ट्रीय परिदृश्य को देखेंगे। राष्ट्रीय परिदृश्य करंट के लिहाज से काफ़ी महत्वपूर्ण पार्ट है, इसलिए आप इसको बहुत धैर्य से करेंगे। दूसरी बात कि इसमें परीक्षा के दृष्टिकोण से जो महत्वपूर्ण तथ्य है उनको निश्चित तौर पर शामिल किया जाएगा और जो अनावश्यक तथ्य है उनको बर्डन के तौर पर बचा जाएगा। यानी परीक्षा के दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए ये सीरीज चलेगी। पहला टॉपिक है इसमें अटल न्यू इंडिया चैलेंज 2.0। इस पैराग्राफ में अटल न्यू इंडिया चैलेंज 2.0 के बैकग्राउंड को सेट किया गया है। क्या बैकग्राउंड है? अटल इनोवेशन मिशन, जिसका शॉर्ट फॉर्म क्या है? AIM। ये भारत सरकार की एक पहल है। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है कि देश में नवाचार और उद्यमिता की संस्कृति को बढ़ावा देना। यानी देश में नवाचार और उद्यमिता की संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए अटल इनोवेशन मिशन को प्रारंभ किया गया। और इस पहल को प्रारंभ कब किया गया? तो 2016 में प्रारंभ किया गया। दूसरी महत्वपूर्ण बात कि ये जो अटल इनोवेशन मिशन है के तहत अटल टिंकरिंग लैब, जिसका शॉर्ट फॉर्म है ATL, इस कार्यक्रम को लॉन्च किया गया। ये जो अटल टिंकरिंग लैब है, ये देश भर के स्कूलों में स्थापित एक कार्यस्थल होगा जहां पर युवाओं के द्वारा अपने विचारों को एक आकार दिया जा सकेगा और साथ ही साथ नवाचार कौशल को भी सीखा जा सकेगा। ठीक है, इतनी बात को आपने यहाँ पर देख लिया। अटल इनोवेशन मिशन वो किस उद्देश्य के लिए? नवाचार उद्यमिता को बढ़ाना, और साथ ही साथ इसके तहत अटल टिंकरिंग लैब बनाया गया। अगला देखिए, अब यहाँ पर अटल न्यू इंडिया चैलेंज को शुरू किया जा रहा है। 28 अप्रैल 2022 को अटल न्यू इंडिया चैलेंज के दूसरे संस्करण के पहले चरण को लॉन्च किया गया। कब लॉन्च किया गया? 28 अप्रैल 2022 को। दूसरी बात, तो अगर ये दूसरा संस्करण है तो इसका पहला संस्करण कब लॉन्च किया गया? तो इसका पहला संस्करण 2018 में लॉन्च किया गया। तीसरी बात करा कि अटल न्यू इंडिया चैलेंज अटल इनोवेशन मिशन का ही एक पहल है। इसीलिए मैंने आपसे कहा कि पैराग्राफ में अटल न्यू इंडिया चैलेंज के बैकग्राउंड को सेट किया जा रहा है। यानी वहां पर अटल इनोवेशन मिशन को बताया गया, जिसको 2016 में शुरू किया गया था। उसी के तहत अटल न्यू इंडिया चैलेंज पहल शुरू की गई। अब आगे क्या कर रहा है? ये पहल जो है अनुदान आधारित तंत्र के माध्यम से क्या काम करेगा? नवोन्मेषकों के सहयोग को प्रदान करेगा। नवोन्मेषकों को सहयोग प्रदान करने का मतलब क्या है? जो इनोवेटर्स हैं, यानी जो स्टार्टअप्स हैं, उनको ये सहायता प्रदान करेगा। कौन? अटल न्यू इंडिया चैलेंज पहल। ठीक है। दूसरी बात, इससे क्या होगा? जिससे वो राष्ट्रीय महत्व और सामाजिक महत्व के औचित्य के क्षेत्रों में अत्याधुनिक प्रौद्योगिकियों पर आधारित उत्पादों और समाधानों को सृजित कर पाएंगे। ठीक है, यानी कहने का मतलब यह है कि अटल न्यू इंडिया चैलेंज एक पहल है जिसके द्वारा जो इनोवेटर्स हैं, जिसको हिंदी में नवोन्मेषक कहते हैं, उनको सहयोग दिया जाएगा ताकि वो राष्ट्रीय महत्व के और सामाजिक महत्व के जो क्षेत्र हैं उसमें अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी और उस पर आधारित उत्पादक या जो समाधान है उनको सृजित कर पाए। ठीक है, निश्चित तौर पर आप समझ गए होंगे। यानी इसमें स्टार्टअप्स को सहायता देने की बात की जा रही है मेन एक लाइन में। अगला देखिए, कह रहा है कि ये जो ANIC है, ठीक है, यानी कि अटल न्यू इंडिया चैलेंज है, इसमें 5 मंत्रालय ने भागीदार किया। कौन कौन से? जल शक्ति मंत्रालय, रेल मंत्रालय, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, सड़क एवं परिवहन मंत्रालय, आवास एवं शहरी मंत्रालय। इन 5 मंत्रालयों की भागीदारी है। अगला देखिए, कह रहा है कि इस अटल न्यू इंडिया चैलेंज, जिसको ANIC कहा जा रहा है, इसमें 2.0 में चरण 1 में 7 क्षेत्रों में विभक्त किया गया है और 18 चुनौतियों पर आधारित है। ये 7 क्षेत्र कौन कौन से हैं? पहला क्षेत्र है ई मोबिलिटी, दूसरा है सड़क परिवहन, तीसरा है अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी एवं अनुप्रयोग, चौथा है स्वच्छता प्रौद्योगिकी, पांचवा है चिकित्सा यंत्र और उपकरण, छठवां है अपशिष्ट प्रबंधन और सातवां है कृषि। यानी इन 7 क्षेत्रों पर अटल न्यू इंडिया चैलेंज, जिसको ANIC कहा जा रहा है, 2.0 आधारित है। अगला देखिए, कह रहा है कि अटल इनोवेशन मिशन का विस्तार किया गया। क्या किया गया भाई? 8 अप्रैल 2022 को केंद्रीय मंत्रिमंडल बैठी और उन्होंने अटल इनोवेशन मिशन, जिसको शॉर्ट फॉर्म में AIM कहते हैं, इसको मार्च 2023 तक जारी रखने को मंजूरी दे दी गई। अब आपको तुरंत कोरिलेट करना है, ये जो अटल इनोवेशन मिशन है, इसकी पहल की शुरुआत कब की गई? तो 2016 में की गई। अब इसको बढ़ाकर मार्च 2023 तक जारी रखा जाएगा। ये जो अटल इनोवेशन मिशन है, इसमें कुछ लक्ष्य निर्धारित है। क्या? 10,000 अटल टिंकरिंग लैब यानी ATL, 101 अटल इंक्यूबेशन सेंटर और 50 अटल सामुदायिक नवाचार केंद्र की स्थापना। साथ ही साथ अटल न्यू इंडिया चैलेंज के माध्यम से 200 स्टार्टअप्स की सहायता करना। ठीक है,
इतनी बात को आपको याद रखना है। अगला टॉपिक है रायसीना संवाद 2022। रायसीना संवाद 2022 जो है ये भारत का एक वार्षिक तौर पर भू राजनीतिक और भू आर्थिक सम्मेलन है। पहली बात तो ये जान लीजिए, और ये बहुपक्षीय सम्मेलन है। साथ ही साथ ये वैश्विक समुदायों के समक्ष जो चुनौतियां हैं उन पर अपने विचारों को आदान प्रदान करता है। और जो 2022 में रायसीना संवाद हो रहा है ये 7वां संस्करण, यानी इसके पहले 6 संस्करण हो चुके हैं, जो कि 2016 से ये संस्करण का प्रारंभ हुआ। यानी 2016 से प्रारंभ करें तो 2022 का जो संस्करण है ये 7वां होगा। ठीक है, अगली बात क्या है, अब यहाँ पर बैकग्राउंड के बाद अब यहाँ पर रायसीना 2022 के बारे में डिटेल है। जो रायसीना संवाद 2022 है ये 25 से 27 अप्रैल के बीच आयोजित हुआ और ये संवाद 7वां संस्करण है। दूसरी बात कि इस बार का जो संवाद है ये वैयक्तिक प्रारूप में यानी इन पर्सन फॉर्मेट में है, जबकि 2021 में जो संवाद हुआ था वो कोविड-19 के कारण वर्चुअल फॉर्मेट में हुआ था। ठीक है, इतनी बात हो गई। अगली बात जो महत्वपूर्ण है, आगे कह रहा है कि इस कार्यक्रम का जो आयोजन है वो किसके द्वारा किया गया, तो इसका आयोजन ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन यानी ORF और भारत सरकार के विदेश मंत्रालय के संयुक्त पहल के द्वारा किया गया। ये महत्वपूर्ण टॉपिक है। यानी रायसीना संवाद 2022 किसके द्वारा आयोजित किया गया, तो ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन यानी ORF और वित्त मंत्रालय के सहयोग से। अब दूसरी बात कि जो 2022 का ये रायसीना संस्करण है इसका केंद्रीय विषय क्या है, यानी इसकी थीम क्या है, तो इसकी थीम है टेरा नोवा, इम्पेसेंट और इम्पेरिल्ड। ठीक है, ये जो इम्पेसेंट है इसका मतलब होता है भावहीन, और ये जो इम्पेसेंट है इसका मतलब होता है उतावलापन, और ये जो इम्पेरिल्ड है इसका मतलब होता है संकटग्रस्त। ठीक है, ये इसका इस बार की थीम है। दूसरी बात कि प्रधानमंत्री महोदय ने रायसीना संवाद का उद्घाटन किया, कब किया, 25 अप्रैल 2022 को। ठीक है, आगे देखिए, ये महत्वपूर्ण टॉपिक है इसमें कि जो रायसीना संवाद 2022 हुआ इसमें मुख्य अतिथि के तौर पर कौन शामिल था, तो आपका जवाब होगा यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयन के कौन शामिल हुआ, यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयन को मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुए। दूसरी बात कि ये जो 3 दिवसीय संवाद हुआ ये 6 विषय पर आधारित है। ये कौन कौन से 6 विषय संगत है भाई, पहला जो है ये है लोकतंत्र पर पुनर्विचार, व्यापार, तकनीक और विचारधारा। दूसरा है बहुपक्षवाद का अंत, एक नेटवर्क वैश्विक व्यवस्था, और तीसरा है जल कॉकस, हिंद प्रशांत क्षेत्र में अशांत ज्वार, और चौथा है समुदाय इंक, स्वास्थ्य, विकास और ग्रह के लिए प्रथम उत्तरदाता, और पांचवा है हरित संक्रमण प्राप्त करना, सामान्य अनिवार्य अलग अलग वास्तविकता है, और छठवां है सैमसन बनाम गोलियत, लगातार और अथक तकनीकी युद्ध। यानी इसको अब सिंप्लीफाई कर देते हैं। ये जो 3 दिवसीय रायसीना संवाद था ये 6 विषय पर था। पहला विषय था लोकतंत्र पर पुनर्विचार, दूसरा था बहुपक्षवाद का अंत, तीसरा था जल कॉकस, और चौथा था समुदाय इंक, पांचवा था हरित संक्रमण प्राप्त करना, और छठवां था सैमसन बनाम गोलियत। ठीक है, इन 6 विषय स्तंभों पर ये रायसीना संवाद 2022 हुआ। अगला देखिए, इस रायसीना संवाद में कुछ पार्श्व कार्यक्रम यानी जो साइड इवेंट भी हो रहे थे, वो कहाँ हो रहा था, बर्लिन में और वाशिंगटन DC में। ठीक है, इसके अलावा 2022 में 90 से अधिक देशों ने और बहुपक्षीय संगठनों के 210 से अधिक वक्ताओं ने इसमें भाग लिया। साथ ही साथ ये भी आपको जानना जरूरी है कि ये जो रायसीना संवाद है ये सिंगापुर के सांग्री ला संवाद से प्रेरित है। ठीक है, किससे प्रेरित है, सिंगापुर के सांग्री ला संवाद से। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला टॉपिक है कि प्रधानमंत्री की जम्मू कश्मीर यात्रा। बता रहा है कि 24 अप्रैल 2022 को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री जम्मू कश्मीर की यात्रा पे थे। इसका मतलब क्या हो गया कि राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है, 24 अप्रैल को। आपको याद होगा कि 73वें संविधान संशोधन के द्वारा पंचायत को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। इसको लागू कब किया गया, तो इसको 24 अप्रैल 1993 को लागू किया गया, इसीलिए 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। ये आप लोगों को मालूम होगा। अब देखिए, जम्मू कश्मीर में वो सांबा जिले में पल्ली पंचायत है। ठीक है, वहां पर उन्होंने देश भर की ग्राम सभाओं को संबोधित किया। ठीक है, और वो वहां जब गए तो उन्होंने 20,000 करोड़ रुपए की लागत की परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। और याद रखिएगा कि इसी दिन मुंबई में यानी 24 अप्रैल को ही मुंबई में प्रधानमंत्री को भारत रत्न लता मंगेशकर की स्मृति में एक अवार्ड प्रदान किया गया। कौन सा, प्रथम लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड। ठीक है, तो याद रखिएगा प्रथम दीनानाथ लता मंगेशकर अवार्ड किसको दिया गया, प्रधानमंत्री महोदय। ठीक है, इतनी बात को आपको इसके बैकग्राउंड को समझना था। अब आइए जरा कि जो 20,000 करोड़ की जो शिलान्यास हुए और लोकार्पण हुआ उसमें कौन कौन सी चीजें थी उसको देख लेते हैं। पहला दिया है कि बनिहाल काजी गुंड सड़क
सुरंग। ये जो बनिहाल काजीगुंड सड़क सुरंग है, ये जम्मू कश्मीर में इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री ने किया। अब इसमें महत्वपूर्ण बात क्या है कि इसकी लागत कितनी आई, तो 3100 करोड़। दूसरी बात, अगर ये पूछे कि सुरंग की लंबाई कितनी है, तो आप सीधे बता देंगे कि 8.45 किलोमीटर। यदि आपसे ये पूछा जाए कि ये सुरंग जो है ये कितनी दूरी को और कहां से कहां को कम करेगा, तो आप ये बता देंगे कि ये जो सड़क सुरंग बनी है ये बनिहाल से काजीगुंड के बीच में 16 किलोमीटर की दूरी को कम कर देगा, जिससे 1.5 घंटे की बचत होगी। ठीक है, कई बार ये पूछ देता है कि ये किसकी बीच की दूरी को कम कर देगा, कितनी दूरी को कम कर देगा, तो याद रखिएगा, इसलिए मैं उन पॉइंट को फोकस्ड में रख रहा हूं। दूसरी बात कि ये एक दोहरी ट्यूब सुरंग है, जो ये बनिहाल काजीगुंड सड़क सुरंग है। दूसरी परियोजना है रतले जल विद्युत परियोजना। ये जो रतले जल विद्युत परियोजना है ये भी प्रधानमंत्री महोदय द्वारा शिलान्यास किया गया। अब इसकी क्षमता कितनी है, 850 मेगावाट है। दूसरी बात कि ये परियोजना कहां पर स्टैब्लिश की जा रही है, तो जो रतले जल विद्युत परियोजना है ये किश्तवाड़ जिले में और किस नदी पर, चिनाब नदी पर स्टैब्लिश हो रही है। दूसरी बात कि यह एक रन ऑफ द रिवर परियोजना है। ठीक है, इतनी बात को आपको याद रखना है। यानी रतले परियोजना 850 मेगावाट किश्तवाड़ के में चिनाब नदी पर। अगला देखिए, अगला है क्वार जल विद्युत परियोजना। ये जो क्वार जल विद्युत परियोजना है ये कितने मेगावाट क्षमता की है, तो ये 540 मेगावाट की है। और ये कहां पर स्टैब्लिश की जा रही है, तो ये किश्तवाड़ जिले में चिनाब नदी पर। अब देखिए, जो रतले जल विद्युत परियोजना थी वो भी किश्तवाड़ जिले में चिनाब नदी पर, और जो क्वार जल विद्युत परियोजना है ये भी किश्तवाड़ जिले में चिनाब नदी पर। इन दोनों को इस तरह से कोरिलेट कर लीजिए। दूसरी बात कि इस परियोजना का क्रियान्वयन किसके द्वारा किया जा रहा है, ये पूछा जाए तो आप बताएंगे कि चिनाब वैली पावर प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा इसका क्रियान्वयन किया जा रहा है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। अब चलिए आगे चलते हैं। अब जो आगे महत्वपूर्ण बात है, आगे कह रहा है कि दिल्ली से अमृतसर कटरा एक्सप्रेसवे। ये जो दिल्ली से अमृतसर कटरा एक्सप्रेसवे है इसका भी शिलान्यास प्रधानमंत्री ने किया। और इस एक्सप्रेसवे की लंबाई पूछ दे तो कितनी है, तो आप बता देंगे 669 किलोमीटर, यानी कि 669 किलोमीटर। ठीक है, दूसरी महत्वपूर्ण बात क्या है कि ये एक्सप्रेसवे जो है ये दिल्ली से अमृतसर और दिल्ली से कटरा के बीच के जो समय लगता है उसको आधा कर देगा। और दूसरी महत्वपूर्ण बात जो है कि ये एक ग्रीन फील्ड एक्सप्रेसवे है और ये जो सिख धार्मिक स्थल हैं उनको जोड़ेगा, और साथ ही साथ आपको कटरा वैष्णो देवी पवित्र हिंदू मंदिर जो है वो भी आप जोड़ पाएंगे। जो प्रमुख धार्मिक स्थल सिख के हैं उसमें कौन कौन सा है, सुल्तानपुर लोधी, गोइंदवाल साहिब, खडूर साहिब, तरन तारन और उसके बाद कटरा वैष्णो देवी। अब देखिए दूसरी बात कि इस एक्सप्रेस हाईवे पर कौन कौन से राज्य हैं, तो हरियाणा, पंजाब और जम्मू कश्मीर, इनके कुछ आर्थिक केंद्र भी इस पर स्टैब्लिश है। ठीक है, अब देखिए अगला महत्वपूर्ण पॉइंट, अमृत सरोवर। अमृत सरोवर जो है ये प्रधानमंत्री द्वारा जल निकायों के कायाकल्प को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से इस पहल की शुरुआत की गई। ठीक है, यानी कि जो जल निकाय हैं उनका कायाकल्प कैसे हो। अब देखिए इसका उद्देश्य क्या है महत्वपूर्ण, कि देश के प्रत्येक जिलों में 75 निकायों का, यानी जो 75 जल निकायों का विकास किया जाए, या जो जल निकाय पहले से स्टैब्लिश हैं उनका कायाकल्प किया जाए। क्या करना है, इस अमृत सरोवर के तहत, कार्यक्रम के तहत प्रत्येक जिले में देश के 75 जल निकायों का विकास या कायाकल्प किया जाएगा। दूसरी बात कि जो प्रत्येक सरोवर होगा, यानी कि इसका जो तालाब क्षेत्र होगा वो 1 एकड़ में होगा, यानी हेक्टेयर में देखा जाए तो 0.4 हेक्टेयर। ठीक है, दूसरी महत्वपूर्ण बात क्या है इसमें, कि इसके द्वारा जो क्षमता हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, 10,000 क्यूबिक मीटर की। दूसरी बात कि जो ये आप कह रहे हैं कि प्रत्येक जिले के न्यूनतम 75 अमृत सरोवर देश भर में स्टैब्लिश होंगे, तो कुल मिलाकर 50,000 अमृत सरोवर का निर्माण किया जाए। अब अगला पॉइंट क्या कर रहा है, अगले पॉइंट में कहा जा रहा है कि एक अमृत सरोवर पोर्टल और मोबाइल ऐप लॉन्च किया जा रहा है। किसके द्वारा ये डेवलप किया जा रहा है, ये डेवलप किया जा रहा है BISAG-N के द्वारा। इसका फुल फॉर्म क्या है, तो भास्कराचार्य नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस एप्लीकेशन एंड जियो इन्फॉर्मेटिक्स नेशनल के द्वारा इस मोबाइल ऐप और पोर्टल को लॉन्च किया जा रहा है। क्या होगा इसको बनाकर, तो इसके द्वारा जो जिलों में मिशन अमृत सरोवर की प्रगति है उसको देखा जा सकता है। ठीक है, दूसरी महत्वपूर्ण बात क्या है जो परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट है, कि ये जो लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं अमृत सरोवर के निर्माण के या कायाकल्प के, यानी जो प्रत्येक जिले में न्यूनतम 75 हैं और कुल मिला के 50,000 अमृत सरोवर, इनका एक डेडलाइन भी रखा गया है। क्या है, 15 अगस्त 2023 तक इसको पूरा कर लेना है। ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा अमृत सरोवर की डेडलाइन को। दूसरी बात इसमें देखनी है आपको कि जो अमृत सरोवर है इसके तहत अगर काम किया जाए तो इससे सतह पर भी और भूमिगत दोनों जगह पर जल की उपलब्धता बढ़ेगी। और इस पार्ट का सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक ये क्या है, मतलब पॉइंट है कि भारत का पहला अमृत सरोवर उत्तर प्रदेश के रामपुर की ग्राम पंचायत पटवाई में बनकर तैयार हो गया। यानी आपसे अगर ये पूछा जाए कि भारत का पहला अमृत सरोवर
कहां पर बना? तो आपका जवाब होगा उत्तर प्रदेश के रामपुर में एक पंचायत है जिसका नाम है पटवाई पंचायत, वहां पर बन गया। ये उत्तर प्रदेश के पेपर के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, आइए आगे चलते हैं। अगले पॉइंट में बताया जा रहा है कि देश की पहली कार्बन तटस्थ पंचायत है पल्ली। अब ये क्या एक अतिरिक्त टॉपिक है? इसमें कह रहा है कि केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अधीन आता है क्या? सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। इसके द्वारा पल्ली पंचायत में 20 दिन के रिकॉर्ड समय के अंतर्गत एक सौर संयंत्र स्थापित कर दिया गया। ठीक है, यानी पल्ली पंचायत में सौर संयंत्र किसके द्वारा? सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। ये किसके अंतर्गत आता है? तो केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अंतर्गत। और ये 500 केवी का ये सौर संयंत्र स्टैब्लिश किया गया। दूसरी बात, इसके जरिए जो इस पंचायत में यानी पल्ली पंचायत में 340 घरों को स्वच्छ विद्युत और प्रकाश उपलब्ध हो पाएगा। साथ ही साथ बता रहा है कि इस प्रकार ये जो पल्ली पंचायत है ये भारत सरकार की ग्राम ऊर्जा स्वराज कार्यक्रम को के अंतर्गत जो पहली कार्बन तटस्थ पंचायत बन गई है। ठीक है, यानी जो पहली तटस्थ कार्बन पंचायत पल्ली बन गई किस कार्यक्रम के अंतर्गत? तो ग्राम ऊर्जा स्वराज कार्यक्रम के अंतर्गत। ठीक है, अब देखिए एक और महत्वपूर्ण बात कि भारत सरकार ने देश को 2070 तक कार्बन तटस्थ बनाने का लक्ष्य रखा है। तो पूछा जा सकता है कि भारत ने कार्बन तटस्थ बनाने का लक्ष्य कब तक रखा है? तो आपका जवाब हो जाएगा 2070 तक। अब एक बात और याद रखिएगा, ये जो पल्ली पंचायत है ये जम्मू कश्मीर में है। ठीक है, दूसरी बात आगे चलिए। अगला पॉइंट है हरित हाइड्रोजन संयंत्र। ये जो हरित हाइड्रोजन संयंत्र है ये प्रधानमंत्री महोदय के आत्मनिर्भर भारत के दृष्टिकोण को पूरा करने के लिए ऑयल इंडिया लिमिटेड ने 20 अप्रैल 2022 को असम के जोरहाट में इसको प्रारंभ किया। और ये 100% लगभग 100% हरित हाइड्रोजन पायलट संयंत्र है। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई क्या? कि जो अगर ये पूछा जाए कि भारत का पहला लगभग 100% शुद्ध हरित हाइड्रोजन पायलट संयंत्र कहां पर स्टैब्लिश किया गया? तो आपका सीधा जवाब होगा असम के जोरहाट में। किसके द्वारा किया गया? तो ऑयल इंडिया लिमिटेड के द्वारा, ओआईएल के द्वारा। कब किया गया? तो 20 अप्रैल 2022 को किया गया। किस दृष्टिकोण से? तो आत्मनिर्भर भारत के दृष्टिकोण को साकार करने के लिए। इस तरह से क्लियर हो गया। अब अगली बात देखिए, इस संयंत्र में 3 माह के रिकॉर्ड समय में काम शुरू हुआ। दूसरी बात कि ये जो संयंत्र स्थापित है इसमें हाइड्रोजन उत्पादन की क्षमता जो है ये प्रतिदिन 10 किलोग्राम की है और आगे भविष्य में इसको बढ़ाकर प्रतिदिन 10 किलोग्राम से 30 किलोग्राम करने की भी उम्मीद है। साथ ही साथ आपको ये ध्यान देना है कि इस संयंत्र द्वारा 500 किलोवाट के सौर ऊर्जा संयंत्र उत्पन्न विद्युत से हरित हाइड्रोजन उत्पादन किया जाएगा। यानी क्या कर रहा है कि इसके इस संयंत्र के तहत 500 किलोवाट के सौर ऊर्जा संयंत्र द्वारा उत्पन्न विद्युत से हरित हाइड्रोजन उत्पादन किया जाएगा। ठीक है, अब इसमें एक महत्वपूर्ण बात क्या है कि इसमें एक तकनीक का प्रयोग किया गया है। उस तकनीक का नाम क्या है? उस तकनीक का नाम है अनायन एक्सचेंज मेम्ब्रेन। इसको शॉर्ट फॉर्म में क्या कहते हैं? AEM। ठीक है, और ये जो AEM तकनीकी है इसका प्रयोग करने वाला ये भारत का पहला संयंत्र। इतनी बात को आपको याद रखना है। अगला देखिए हरित हाइड्रोजन। अब ये जो हरित हाइड्रोजन है ये हवा या सौर ऊर्जा जैसी अक्षय ऊर्जा का उपयोग करके हाइड्रोजन गैस को कहते हैं। ठीक है, समझ में आ गई? यानी कि हरित हाइड्रोजन क्या है? तो हरित हाइड्रोजन हवा या सौर ऊर्जा जैसी अक्षय ऊर्जा का उपयोग करके उत्पादित हाइड्रोजन गैस को कहते हैं। दूसरी बात आपको क्या याद रखनी है कि इसमें ग्रीन हाउस गैस का उत्सर्जन नहीं होता, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन नहीं होता। यह जीवाश्म का एक बेहतर विकल्प है। कौन? हरित हाइड्रोजन। दूसरी बात कि इसका उपयोग परिवहन में, बिजली उत्पादन में, औद्योगिक गतिविधियों में ईंधन के तौर पर किया जा सकता है। ठीक है, अब अगले टॉपिक पे। अगला टॉपिक है स्मार्ट सिटी स्मार्ट शहरीकरण 2022। इससे रिलेटेड कुछ टॉपिक आपने कल उत्तर प्रदेश के दृष्टिकोण से देखा भी था, आप उसको यहाँ अभी कोरिलेट भी कर लेंगे। पहले इसके बैकग्राउंड को समझिए। एक स्मार्ट सिटीज मिशन था जो केंद्र प्रायोजित था। उसका शुरुआत कब की गई? तो उसको प्रधानमंत्री द्वारा 25 जून 2015 को शुरुआत की गई। इस स्मार्ट सिटी मिशन का उद्देश्य क्या है? तो उद्देश्य बता रहा है कि स्मार्ट संसाधनों के अनुप्रयोग के माध्यम से अपने नागरिकों के मूल अवसंरचना, स्वच्छ और सतत पर्यावरण आदि उपलब्ध कराते हुए शहरों को बढ़ावा देना इस स्वच्छ स्मार्ट सिटीज मिशन का उद्देश्य है। और कब प्रारंभ किया गया? अभी हमने बताया 25 जून 2015 को। अब दूसरी बात देखिए, ये जो स्मार्ट सिटी स्मार्ट शहरीकरण ये जो सम्मेलन है इसका आयोजन कहाँ पे किया गया? इसका आयोजन सूरत में किया गया। और कब किया गया? तो इसका आयोजन सूरत में 18 से 20 अप्रैल 2022 को किया गया। ठीक है, और इस जो आयोजन हुआ स्मार्ट सिटी स्मार्ट शहरीकरण किसके द्वारा किया गया ये आयोजन? तो सूरत स्मार्ट सिटी कॉर्पोरेशन डेवलपमेंट लिमिटेड के सहयोग से भारत सरकार के आवासन और शहरी मामलों के मंत्रालय के द्वारा इसका आयोजन किया गया। कहाँ? सूरत में। इतनी बात आपने देख ली। अब आगे देखिए, कह रहा है कि
कार्यक्रम के दौरान शहरी आउटकम संरचना 2022 का विमोचन किया गया इस स्मार्ट सिटी स्मार्ट शहरीकरण कार्यक्रम के अंतर्गत। अब इसमें क्या है, इसके अंतर्गत ईज ऑफ लिविंग, नगरपालिका प्रदर्शन सूचकांक, डाटा परिपक्वता, इनके चीजों को भी इसमें शामिल किया गया, किसमें, शहरी आउटकम संरचना 2022 में। अब देखिए यहां महत्वपूर्ण बात क्या है, और ये जो स्मार्ट सिटी मिशन और विश्व आर्थिक मंच के द्वारा इस शहरी परिवर्तन पर सहयोग के लिए वर्चुअल हब का शुभारंभ किया गया। किसके सहयोग से, तो स्मार्ट सिटी मिशन और विश्व आर्थिक मंच के द्वारा। ठीक है, दूसरी बात कि इसके साथ ही साथ शहरों के लिए एक एकीकृत डेटा पोर्टल भी लॉन्च किया गया, उसको क्या कहते हैं, AMPLIFI। ठीक है, यानी एम्पलीफाई कहते हैं। ठीक है, ये क्या है, ये शहरों के लिए एकीकृत डेटा पोर्टल है। ठीक है, अब दूसरी बात, इस कार्यक्रम में किसमें, ये जो स्मार्ट सिटी स्मार्ट शहरीकरण था, इसमें एक और पुरस्कार का कार्यक्रम भी हुआ। कौन सा, इसमें इंडिया स्मार्ट सिटी अवार्ड प्रतियोगिता 2020 के पुरस्कार को भी दिया गया। ठीक है, अब ध्यान दीजिए कि ये जो पुरस्कार दिया गया ASAC, जिसको आप कह रहे हैं कि इंडिया स्मार्ट सिटी अवार्ड प्रतियोगिता है 2020 की, इसमें शहर के मामले में अगर देखेंगे तो सूरत गुजरात में और इंदौर मध्य प्रदेश का इसको सर्वश्रेष्ठ शहर का पुरस्कार मिला। वहीं कल आपने पढ़ा था कि उत्तर प्रदेश को सर्वश्रेष्ठ राज्य के तौर पर पुरस्कृत किया गया, किसमें, इंडिया स्मार्ट सिटी अवार्ड प्रतियोगिता, जिसको शॉर्ट में आप कह रहे हैं ASAC 2020। इतनी बात क्लियर हो गई। आगे देखिए, करा ये जो ASAC 2020 है, इसमें शहरों को कुछ विषयों के आधार पर भी पुरस्कृत किया गया। देख लेते हैं। सामाजिक पहलू में पहला पुरस्कार तिरुपति को। ठीक है, मैं यहाँ पर पहले पुरस्कार को मेंशन कर दे रहा हूँ क्योंकि सबका नाम याद रख पाना थोड़ा सा टिपिकल होगा आपके लिए। तो जो सामाजिक पहलू में पहला पुरस्कार तिरुपति को, दूसरा भुवनेश्वर को। ठीक है, प्रशासन के मामले में बड़ोदरा नंबर 1 पर और ठाणे दूसरे नंबर पर। वहीं अगर हम संस्कृति में देखें तो संस्कृति विषय में पहला नंबर इंदौर का और चंडीगढ़ का सामूहिक तौर पर, और तीसरा नंबर जो है किसका है, ग्वालियर का। ठीक है, वहीं अगर बात की जाए कि शहरी पर्यावरण में तो नंबर 1 पे भोपाल। ठीक है, अगर हम स्वच्छता के मामले में बात करें तो नंबर 1 पे तिरुपति है। ठीक है, अब आगे दूसरा देखते हैं। अर्थव्यवस्था के विषय में अगर आप देखेंगे तो नंबर 1 पे कौन है, इंदौर है। वहीं दूसरे नंबर पे उत्तर प्रदेश का आगरा भी है तिरुपति के साथ। ठीक है, यहां मेंशन कर लीजिए, यानी अर्थव्यवस्था में इंदौर नंबर 1 पे है, लेकिन दूसरे नंबर पे आगरा है और दूसरे नंबर पे तिरुपति भी है। अगर हम निर्मित पर्यावरण में देखें तो निर्मित पर्यावरण में इंदौर नंबर 1 पे है। वहीं अगर जल विषय के अंतर्गत देखें तो नंबर 1 पे देहरादून और वाराणसी है, ये भी याद रखिएगा यहाँ पे। ठीक है, अब दूसरी बात कि अगर ICC ICCC सतत बिजनेस पे देखें तो अगरतला है। शहरी गतिशीलता में पहले नंबर पे देखें तो औरंगाबाद है। वहीं अगर नवाचार पुरस्कार में देखें तो इंदौर नंबर 1 पर है। कोविड नवाचार पुरस्कार में कल्याण, डोंबिवली और वाराणसी है। कल आपने वाराणसी को इसमें पढ़ा भी था। और कोविड नवाचार पुरस्कार में अगर राउंड वाइज देखा जाए तो नंबर 1 पहले राउंड में चेन्नई, और अगर चौथे राउंड में देखा जाए तो उत्तर प्रदेश का सहारनपुर है। वहीं सिटी ओवरऑल पुरस्कार में अभी आपने पढ़ा किसको, इंदौर और सूरत को। ठीक है, अगला देखिए, राज्य में अभी आपने देखा कि नंबर 1 पे कौन था, उत्तर प्रदेश, दूसरे नंबर पे मध्य प्रदेश और तीसरे नंबर पे तमिलनाडु है। वहीं अगर केंद्र शासित प्रदेश की बात करें तो केंद्र शासित प्रदेश में पुरस्कार चंडीगढ़ को मिला, याद रखिएगा इस बात को। और सिटीज लीडरशिप पुरस्कार में अगर लीडरशिप में देखना हो तो अहमदाबाद नंबर 1 पे है, दूसरे नंबर पे वाराणसी, याद रखिएगा इस बात को, यहां से प्रश्न बन सकता है। ठीक है, चलिए अगले टॉपिक पे चलते हैं। बता रहा है कि सांबा जो डिस्ट्रिक्ट है ये 100% गोल्डन यानी सेहत कार्ड पंजीकृत वाला पहला जिला बन गया। चलिए अब जरा देखते हैं कि इसका बैकग्राउंड क्या है। पहले अब बैकग्राउंड को समझिए। 23 सितंबर 2018 को आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना को लॉन्च किया गया। ठीक है, ये योजना सरकार की वित्त पोषित सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा योजना है। ठीक है, तो अगर पूछा जाए कि आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना कब लॉन्च किया गया तो आप जवाब देंगे 23 सितंबर 2018 को। दूसरी बात याद रखना इसमें महत्वपूर्ण जो परीक्षा के दृष्टिकोण से है कि इसमें प्रतिवर्ष प्रति परिवार को 5 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा उपलब्ध कराया जाएगा। दूसरी बात कि हो सकता है कभी कथन में आपसे यह पूछ दे कि क्या इस योजना के तहत परिवार के आकार, आयु या लिंग की कोई बाध्यता है, तो आपका जवाब होगा इसके संदर्भ में कोई बाध्यता नहीं है। ठीक है, दूसरी बात कि इस योजना के तहत किसकी, आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना जो 23 सितंबर 2018 को शुरू हुई, इसमें लाभार्थियों की जो परिवारों का चयन है वो 2011 की सामाजिक आर्थिक जाति जनगणना, जिसको शॉर्ट में आप SECC कहते हैं, वहां से चुनिंदा वंचित और व्यावसायिक मापदंडों के आधार पर कर लिया गया। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई। आगे चलते हैं। आगे अब इसके अंतर्गत जो सांबा के बारे में बताया जा रहा था कि 100% गोल्डन सेहत कार्ड पंजीकरण वाला पहला
जिला बन गया है। अब उसकी डिटेल बात को, अब तक इसके बैकग्राउंड को बता रहा था। अप्रैल 2022 में सांबा जिला जो है आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना सेहत योजना के तहत 100% परिवारों को आच्छादित करने वाला देश का पहला जिला बन गया। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है। दूसरी बात कि ये जो सांबा है ये कहां पर है, तो ये केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के जम्मू डिवीजन में स्थित है। ठीक है। दूसरी बात जो आपको ध्यान में रखनी है कि इस प्रकार सांबा जो है 100% गोल्डन सेहत कार्ड पंजीकृत वाला देश का पहला जिला बन गया है। ठीक है। अगला देखिए, आगे कह रहा है कि आंध्र प्रदेश में 13 नए जिले बने। यानी अगर आपसे ये पूछा जाए कि अभी हाल ही में निम्नलिखित में से किस राज्य ने 13 नए जिलों की स्थापना की, तो आपका सीधा जवाब हो जाएगा आंध्र प्रदेश। अब ये आंध्र प्रदेश ने ये काम किस अधिनियम के तहत किया, तो आंध्र प्रदेश जिला गठन अधिनियम 1974 के द्वारा इसके मसौदे को अधिसूचित किया गया। इसके तहत 13 जिलों को पुनर्गठित किया गया और इन 13 जिलों के पुनर्गठन के बाद इनकी संख्या दुगनी होकर 26 हो गई। यानी इनके पुनर्गठन के बाद 13 नए जिले और बना दिए गए। ठीक है। तो 13 और 13 26 जिले बन गए। ठीक है। अब ये क्यों बनाए गए, ये निर्णय इसलिए लिया गया क्योंकि राज्य में एक बेहतर प्रशासन और विकास हो सके। अब आगे देखिए, ये निर्णय 4 अप्रैल को लिया गया। ये कोई तिथि यहाँ बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, बस ये याद रखना है कि 13 जिले थे और 13 जिले में पुनर्गठन के बाद उनकी अब संख्या 26 हो गई है। एक महत्वपूर्ण बात याद रखिएगा कि आंध्र प्रदेश राज्य में लोकसभा के निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या कितनी है, 25 है। ये पूछा जा सकता है। यहाँ पर नवगठित जिलों के नाम दिए हैं, ये परीक्षा के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट उतने नहीं है और न ही आप परीक्षा तक इन सभी जिलों के नाम को याद रख सकते हैं। ठीक है। इतनी बातों को आपने देख लिया। अगला टॉपिक देखिए, नागालैंड देश का पहला कागज रहित विधानसभा हो गया। ठीक है। आप जरा इसके बैकग्राउंड को सेट करिए। राष्ट्रीय ई विधान एप्लीकेशन जिसको कहा जाता है नेवा, नेवा का फुल फॉर्म क्या है, नेशनल ई विधान एप्लीकेशन। ये डिजिटल विधानसभा को मूर्त रूप देने के लिए एक मिशन मोड परियोजना है। पहली बात। अब इसका उद्देश्य क्या है, इसका उद्देश्य देश की सभी विधानसभा की कार्यप्रणाली को कागज रहित बनाना है और इस एप्लीकेशन का विकास जो है वो एक देश एक एप्लीकेशन परिकल्पना के आधार पर किया गया। ठीक है। इतनी बात को याद रखना है। अगला देखिए, आगे कह रहा है कि 19 मार्च 2022 को नागालैंड विधानसभा पूरी तरीके से कागज रहित होने वाली भारत की पहली विधानसभा बन गई। यानी अगर आपसे ये पूछा जाए कि पेपरलेस भारत की पहली विधानसभा, तो आप सीधा जवाब देंगे नागालैंड। दूसरी बात कि नागालैंड ने यह उपलब्धि राष्ट्रीय ई विधान एप्लीकेशन नेवा के पूर्णतः लागू करके प्राप्त की है। नेवा का फुल फॉर्म भी कभी पूछा जा सकता है, तो नेशनल ई विधान एप्लीकेशन। ठीक है। याद रखिएगा कि नागालैंड में 60 सदस्यीय विधानसभा है। ठीक है। और प्रत्येक टेबल पर एक ई बुक और टैबलेट रखी है। ज्यादा महत्वपूर्ण यहाँ पर यह भी है कि हो सकता है इसके ट्रेडिशनल पार्ट से पूछ दे कि कितनी विधानसभा है, तो आप याद रखेंगे 60। ठीक है। इसमें एक महत्वपूर्ण बात ध्यान दीजिए कि भारत सरकार के डिजिटल मिशन के अंतर्गत राष्ट्रीय ई विधान एप्लीकेशन एक ई प्रशासन परियोजना है और इसका उद्देश्य क्या है, तो अभी हम लोगों ने समझा कि राज्य विधानसभा को कागज रहित ई विधान में परिवर्तित करना ताकि डिजिटल हाउस का दृष्टिकोण को साकार किया जा सके। ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। आगे देख लीजिए, अगला टॉपिक है कि स्कॉच स्टेट ऑफ गवर्नेंस रिपोर्ट कार्ड 2021। देखिए, इस राष्ट्रीय परिदृश्य में अगर थोड़ा समय ज्यादा भी लगेगा ना तो दे दीजिए क्योंकि यही मूल है। ठीक है। ये देखिए, स्कॉच ग्रुप जो है ने नई दिल्ली में भारत की एक ये अग्रणी थिंकिंग टैंक क्या करती है, ये समावेशी विकास के लक्ष्य के साथ साथ सामाजिक आर्थिक मुद्दों पर कार्य करती है और इसने स्टेट ऑफ गवर्नेंस रिपोर्ट, ठीक है, इस आधार पर एक रिपोर्ट जारी की। किस समूह ने, स्कॉच समूह ने। दूसरी बात कि इस रिपोर्ट में भारत के राज्यों में जो परियोजनाएं चल रही हैं उनके परिणामों का अध्ययन किया जाता है। क्या है, जरा इसको आप समराइज कर देते हैं। कह रहा है कि स्कॉच समूह नई दिल्ली में भारत सरकार का एक थिंक टैंक है। क्या काम करता है, समावेशी विकास के लक्ष्य के साथ साथ सामाजिक आर्थिक मुद्दों पर संबंधित कार्य करता है। दूसरी बात कि इस स्कॉच समूह ने स्टेट ऑफ गवर्नेंस रिपोर्ट जारी की। इस रिपोर्ट में भारत के जो विभिन्न राज्य हैं उसमें परियोजनाओं के आधारित जो परिणाम है उसका ये अध्ययन किया है। अब अध्ययन करने के बाद क्या काम किया इन्होंने, 10 मार्च 2022 को स्कॉच समूह ने स्कॉच गवर्नेंस रिपोर्ट कार्ड 2021 जारी कर दिया। अब अभी तक अध्ययन किया, अब ये रिपोर्ट जारी कर दिया। अब इस रिपोर्ट में राज्य, जिला और नगर निगम स्तर पर जो परियोजनाओं का प्रदर्शन है उसमें राज्यों को रैंकिंग दी गई और राज्यों को रैंकिंग देने में 4 श्रेणी का इस्तेमाल किया। एक स्टार, दूसरी है परफॉर्मर, तीसरी कैचिंग अप और चौथा है अन्य राज्य यानी अदर स्टेट की कैटेगरी। 5 शीर्ष रैंकिंग राज्य में वर्गीकृत किया गया। उसमें नंबर 1 पे कौन है, आंध्र प्रदेश, दूसरे नंबर पे पश्चिम बंगाल, तीसरे पे उड़ीसा, चौथे पर गुजरात, 5वें पर महाराष्ट्र। ठीक है। इतनी बात याद रखनी है और कम से कम ये बात जरूर याद रखनी है कि इस रैंकिंग में आंध्र प्रदेश नंबर 1 पे, किसमें, स्कॉच समूह द्वारा जो स्कॉच गवर्नेंस रिपोर्ट कार्ड 2021 जारी किया गया और आंध्र प्रदेश लगातार दूसरे बार इस शीर्ष स्थान पर बना हुआ है। ठीक है। आगे देखिए,
आगे बता रहा है कि तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और असम, हिमाचल प्रदेश को परफॉर्मर का दर्जा दिया गया। अब देखिए, इन नामों को तो याद रखिए, लेकिन अगर न याद रख पाए तो सबसे महत्वपूर्ण है उत्तर प्रदेश का यहाँ पे। यानी उत्तर प्रदेश को स्कॉच समूह के जो स्कॉच गवर्नेंस रिकॉर्ड 2021 दिया गया, इसमें उत्तर प्रदेश को परफॉर्मर की श्रेणी पर रखा गया। ठीक है, तो यानी जो अभी हमने आपको बताया था कि 4 श्रेणी है, उसमें उत्तर प्रदेश को परफॉर्मर की श्रेणी में रखा गया। ठीक है, अब एक बात और याद रखिएगा कि उत्तर प्रदेश ने 2021 में 7वां स्थान प्राप्त किया, जबकि 2020 में इसका स्थान कौन सा था? 6वां। ये भी बात आपको यहाँ पे याद रखनी होगी। और कैचिंग अप श्रेणी में बिहार है, हरियाणा है, जम्मू कश्मीर है और छत्तीसगढ़ है, राजस्थान। ठीक है, इतनी बातों को आपको याद रखना है। अगला देखिए, 5 राज्यों में विधानसभा का चुनाव 2022 हुआ। इन 5 राज्यों में जो 2022 का चुनाव हुआ, अब इस पैराग्राफ में उसके बैकग्राउंड को सेट कर रहा है। भारतीय संविधान में कुछ व्यवस्थाएं दी गई हैं। क्या? वो 6वें भाग में अनुच्छेद 168 से अनुच्छेद 212 तक राज्य विधानमंडल के संगठन, गठन, कार्यकाल, उनकी प्रक्रियाओं के संदर्भ में शक्ति दी गई है। किसमें? अनुच्छेद 168 से 212 के बीच में 6ठे भाग में। वहीं 168 को अगर आप देखें अनुच्छेद को, तो इसमें प्रत्येक राज्य का राज्य विधानमंडल होगा जो विधानसभा और राज्यपाल से मिलकर बनेगा। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। अब जरा आगे देखिए, आगे कह रहा है कि इसके साथ ही संविधान में विधानसभा की सदस्य संख्या अधिकतम 500 निर्धारित की गई है और न्यूनतम कितनी तय की गई है? 60 तय की गई। ये भी बात याद रखिएगा। ठीक है, आगे देखिए, अब ये कह रहा है कि जो संविधान में ये व्यवस्था की गई कि अधिकतम 500 संख्या रहेगी विधानसभा में और न्यूनतम 60 रहेगी, इसके कुछ अपवाद भी हैं। इसके 3 अपवाद हैं। इसमें सिक्किम में 32 सीट है केवल, मिजोरम में 40, गोवा में 40। यानी मिजोरम और गोवा में 40-40 और सिक्किम में 32 सीट है, जो कि न्यूनतम जो 60 का मानक है उससे भी कम है। और अगर आपसे ये पूछा जाए कि किस राज्य में सबसे कम विधानसभा सीट है, तो आपका जवाब होगा सिक्किम, 32 है। ठीक है, इसको इस तरह से भी समझिएगा। अब आइए जरा यहाँ पर मेन टॉपिक के कि 5 राज्यों में जो विधानसभा के चुनाव हुए। अब तक बैकग्राउंड सेट हुआ था। ये जो 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव हुए, ये 10 मार्च 2022 को निर्वाचन आयोग ने इसका चुनाव परिणाम जारी कर दिया। दूसरी महत्वपूर्ण बात कि किन 5 राज्यों में चुनाव हुआ, ये जानना जरूरी है आपको। तो पंजाब है, गोवा है, उत्तराखंड है, मणिपुर है और उत्तर प्रदेश है। इन 5 राज्यों में चुनाव हुए। अब आइए जरा राज्यवार देख लिया जाए। पंजाब में 15वीं राज्य विधानसभा का कार्यकाल 23 मार्च को खत्म हो रहा था। ठीक है, समाप्ति जो थी 23 मार्च 2022 को थी, इसलिए यहाँ पर चुनाव हुआ और एक ही चरण में यहाँ पे चुनाव 20 फरवरी 2022 को संपन्न करा लिया गया। यानी पंजाब में चुनाव एक चरण में, ठीक, कब? 20 फरवरी को। अगली महत्वपूर्ण बात क्या है परीक्षा के दृष्टिकोण से, कि पंजाब में विधानसभा की जो क्षेत्र कुल संख्या है वो कितनी है? 117। ठीक है, और 16 मार्च 2022 को भगवंत मान को, जो आम आदमी पार्टी से हैं, पंजाब के मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली। अभी आगे चार्ट में हम ये देखेंगे कि किस पार्टी को कितनी सीट और कितने प्रतिशत, वो चार्ट में दिया है, वो क्लियर हो जाएगा। आगे देखिए, और आम आदमी पार्टी एक ऐसी क्षेत्रीय पार्टी है जिसका एक केंद्र शासित प्रदेश और एक पूर्ण राज्य में सरकार हो गई। ये जो पंजाब में चुनाव हुआ, इसमें सबसे ज्यादा सीट आम आदमी पार्टी को 92 सीट मिली। कितने में से? 117 में से। और कितने प्रतिशत मत मिले? तो 42.01। दूसरे नंबर पर कांग्रेस को 18 सीट, तीसरे नंबर पर शिरोमणि अकाली दल को 3 सीट, भारतीय जनता पार्टी को 2 सीट और बहुजन समाज पार्टी को 1 सीट। ठीक है, और निर्दलीय को 1 सीट मिली। ठीक है, अगला देखिए, गोवा। गोवा विधानसभा का कार्यकाल 15 मार्च को खत्म हो रहा था, इसलिए 14 फरवरी 2022 को गोवा की सभी सीटों पर, यानी 40 विधानसभा की सीटों पर चुनाव संपन्न हो गया। यानी गोवा में कितनी विधानसभा की सीट? 40। एक ही चरण में 14 फरवरी को यहाँ पर भी चुनाव हो गया और 28 मार्च 2022 को लगातार दूसरे कार्यकाल के लिए प्रमोद सावंत को गोवा के मुख्यमंत्री तौर पर जो गोवा में विधानसभा का चुनाव हुआ, उसमें सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर भारतीय जनता पार्टी आई, जिसने 20 सीटें जीती और 33.31% मत प्राप्त किया। दूसरे स्थान पर कांग्रेस थी, 11 सीट। तीसरे स्थान पर आम आदमी पार्टी 2 सीट, राष्ट्रवादी गोमांतक 2 सीट और गोवा फॉरवर्ड ने 1 सीट वहां पर जीती थी और अन्य ने 4। यहाँ पे आपको भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, इतना याद रखना है, और महाराष्ट्र गोमांतक को, क्योंकि इन्होंने वहां पर इनको सहयोग दिया है। अगला देखिए, उत्तराखंड को। उत्तराखंड की विधानसभा जो है ये 23 मार्च को समाप्त हो रही थी। यहाँ पर भी राज्य में एक चरण में चुनाव कंप्लीट हो गया और वो कब हुआ? 14 फरवरी 2022 को। दूसरी बात महत्वपूर्ण यह है कि उत्तराखंड में कितनी विधानसभा सीटें हैं, तो आपका जवाब होगा 70 विधानसभा सीट है। ठीक है, आगे देखिए, और 23 मार्च 2022 को पुष्कर सिंह धामी को दूसरे कार्यकाल के लिए उत्तराखंड का मुख्यमंत्री बनाया गया। यदि हम उत्तराखंड के चुनाव परिणाम को देखें तो सबसे ज्यादा सीट 47 भारतीय जनता पार्टी ने, प्रतिशत के लिहाज से 44.33%। दूसरे नंबर पे कांग्रेस थी 19 सीट, तीसरे नंबर पे बहुजन 2 सीट और निर्दलीय ने 2 सीट यहाँ पर जीती थी। अगला चुनाव हुआ था मणिपुर में।
मणिपुर में 2 चरण में चुनाव हुआ। यानी अभी तक आपने जो देखा था कि पंजाब में, गोवा में और उत्तराखंड में 1 चरण में, लेकिन मणिपुर में 2 चरण में चुनाव हुआ। एक चरण 28 फरवरी 2020 और जो दूसरा चरण था वो 5 मार्च 2022। ठीक है, यानी 20 फरवरी 2022 और 5 मार्च 2022। दूसरी बात आपको याद रखनी है कि जो मणिपुर में विधानसभा की क्षेत्रों पर जिसकी कुल संख्या है, जिस पर चुनाव हुए, वो है 60। ठीक है, ये याद रखनी है। दूसरी महत्वपूर्ण बात जो परीक्षा के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है कि यहां जो मणिपुर के मुख्यमंत्री बने वो 21 मार्च 2022 को एन बीरेन सिंह ने लगातार दूसरे कार्यकाल के लिए मणिपुर के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। ये इंपॉर्टेंट है। दूसरी बात, अगर मणिपुर के चुनाव परिणाम को देखें तो भारतीय जनता पार्टी ने 32 सीटें जीती सबसे ज्यादा और 37.83%, नेशनल पीपुल्स पार्टी ने 7 सीट और जनता दल यूनाइटेड यानी जेडीयू ने यहां पर 6 सीटें जीती थी। इतनी बात को आपको परीक्षा के दृष्टिकोण से याद रखना होगा। अगली बात हम उत्तर प्रदेश की करेंगे। उत्तर प्रदेश का ये जो विधानसभा चुनाव हुआ, ये 18वीं विधानसभा चुनाव था और 10 फरवरी से स्टार्ट हुआ और 7 मार्च 2022 तक चला। कुल 7 चरणों में चुनाव संपन्न हुआ। यानी इन 5 राज्यों के चुनाव में उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक 7 चरण में और उसके बाद मणिपुर में 2 चरण में हुआ था, बाकी जगह पे 1-1 चरण में। अब देखिए, ये जो 17वीं विधानसभा थी, ये 14 मई 2022 को इसकी तिथि समाप्त हो रही थी। उत्तर प्रदेश में विधानसभा की कुल सीट पूछे तो 403 सीट है और इसमें कितनी सीटें आरक्षित हैं अगर कुल संख्या पूछे तो आप बताएंगे 86, जिसमें से 84 सीट जो है वो अनुसूचित जाति के लिए और 2 सीट जो है अनुसूचित जनजाति के लिए रिजर्व है। ठीक है, इसके बाद आप देखिए, अभी हम लोग उस पर सीट पे बात करेंगे। अब देखिए कुछ महत्वपूर्ण आंकड़े जो उत्तर प्रदेश से संबंधित है। जैसे उत्तर प्रदेश में एक साहिबाबाद निर्वाचन क्षेत्र है जहां पर भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार हैं जिनका नाम है थे सुनील कुमार शर्मा। सुनील कुमार शर्मा ने 2,14,835 मतों के अंतर से, ये सर्वाधिक मतों के अंतर से ये सीट जीती थी। ठीक है, कौन सी? साहिबाबाद विधानसभा। और यह देश में विधानसभा चुनाव में सबसे बड़े अंतर की जीत है और ये एक राष्ट्रीय रिकॉर्ड हो गया। ठीक है, याद रखिएगा, सुनील कुमार शर्मा 2,14,835। अगला है रायबरेली में एक विधानसभा है जिसका नाम है हरचंदपुर विधानसभा। यहां पर राहुल राजपूत जो हैं ये 25 साल के हैं समाजवादी पार्टी से। और सैदपुर विधानसभा है जो गाजीपुर में पड़ती है, यहां पर अंकित भारती, इनकी भी आयु 25 वर्ष है और ये भी समाजवादी पार्टी से हैं। ये 18वीं विधानसभा के सबसे युवा विधायक हैं। यानी सबसे युवा विधायक कौन है? राहुल राजपूत और अंकित भारती। इनकी विधानसभा भी याद रखिएगा। अगला देखिए, आजमगढ़ में जिले में एक निजामाबाद विधानसभा सीट है जहां के विधायक हैं आलम बदी और इनकी उम्र कितनी है? 86 साल। इस प्रकार वो सबसे बुजुर्ग विधायक हैं। कौन? आलम बदी। अगला कह रहा है कि 25 मार्च 2022 को लखनऊ में अटल बिहारी वाजपेयी इकाना स्टेडियम में मुख्यमंत्री पद की शपथ ली योगी आदित्यनाथ ने। और उत्तर प्रदेश में 5 वर्ष के कार्यकाल पूरा करने के पश्चात दूसरे कार्यकाल के लिए शपथ ग्रहण करने वाले योगी आदित्यनाथ राज्य के पहले मुख्यमंत्री हो गए। ठीक है, इतनी बातों को आपको यहाँ ध्यान देना है उत्तर प्रदेश। अब आइए देख, उत्तर प्रदेश में जो विधानसभा चुनाव का परिणाम है उस पर जरा देख लीजिए। भारतीय जनता पार्टी को सबसे ज्यादा 255 सीट मिली और प्रतिशत के लिहाज से देखेंगे तो 41.3%। समाजवादी पार्टी को सबसे ज्यादा 111 सीट, प्रतिशत के लिहाज से देखेंगे तो 32.1 है। उसके बाद कांग्रेस को 2, बहुजन समाजवादी पार्टी को 1 और राष्ट्रीय लोकदल को 8 सीट मिली थी और अन्य को कुल 26 सीटें। ठीक है, इतनी बात याद रखिएगा। अगला टॉपिक है राष्ट्रीय भूमि मुद्रीकरण निगम। यहां पर कुछ चीज समझ लीजिए, जरा बैकग्राउंड समझ लीजिए कि संपत्ति का मुद्रीकरण जब सरकार करती है तो इसका क्या मतलब होता है। संपत्ति का मुद्रीकरण का मतलब यह होता है कि जब किसी एक निर्दिष्ट अवधि के लिए, यानी किसी एक प्रीडिफाइंड अवधि के लिए निजी संस्थान के पास उस संपत्ति को राजस्व अधिकार, उस संपत्ति के राजस्व अधिकार को स्थानांतरित कर दिया जाता है तो उसे ही हम कहते हैं संपत्ति का मुद्रीकरण। यानी सिंप्लीफाई कर दें तो संपत्ति के मुद्रीकरण का मतलब यह है कि जब सरकार अपनी संपत्ति को किसी निजी संस्थान को किसी निर्दिष्ट अवधि के लिए उसका राजस्व अधिकार, उस संपत्ति का राजस्व अधिकार उसको हस्तांतरित कर दे तो इसे कहते हैं संपत्ति का मुद्रीकरण। समझ गए होंगे आप? और इसके द्वारा वो संपत्ति पर जो राजस्व प्राप्त करता है ये निजी संस्थान, उसमें फिर ये हिस्सा लेते हैं। ठीक है, इतनी बात को आप याद रखेंगे। अब आइए जरा इस राष्ट्रीय भूमि मुद्रीकरण निगम को समझ लेते हैं। 9 मार्च 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय भूमि मुद्रीकरण निगम, जिसको शॉर्ट फॉर्म में NLMC कहते हैं, यानी नेशनल लैंड मोनेटाइजेशन कॉर्पोरेशन के गठन की मंजूरी दी। कब? 9 मार्च 2022 को। दूसरी बात कि यह केंद्र सरकार का पूर्णतः स्वामित्व निगम है, यानी कंपनी है। इसमें जो शेयर, प्रारंभिक अधिकृत शेयर पूंजी होगी ये 5,000 करोड़ रुपए की होगी और जो चुकता शेयर पूंजी होगी वो 150 करोड़ रुपए की होगी। इतनी बात याद रखना है। दूसरी बात, ये जो
NLMC है, यानी नेशनल लैंड मोनेटाइजेशन कॉर्पोरेशन है, ये केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम और अन्य सरकारी एजेंसियों के जो स्वामित्व वाली अतिरिक्त भूमि है या जो उनके अतिरिक्त भवन है उसका मुद्रीकरण करेगी। अगला टॉपिक है सघन मिशन इंद्रधनुष 4.0। जरा इसके बैकग्राउंड को समझ लीजिए कि भारत सरकार ने एक मिशन इंद्रधनुष योजना शुरू की। ये योजना कब शुरू की? तो 25 दिसंबर 2014 को। क्या उद्देश्य था? कि सभी बच्चों और गर्भवती महिलाओं को तीव्रता से संपूर्ण टीकाकरण को कवरेज कर लिया जाए। ये थी मिशन इंद्रधनुष के बारे में। इसके बाद 8 अक्टूबर 2017 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सघन मिशन इंद्रधनुष शुरू किया, जिसको कहा गया IMI। ठीक है, ये जो IMI था ये 1.0 था। ठीक है, यानी कि ये जो 8 अक्टूबर 2017 को सघन मिशन इंद्रधनुष किया गया ये 1.0 था। अगर इसके 1.0 के बाद 2.0 को देखें तो ये कब से शुरू हुआ? तो ये दिसंबर 2019 से मार्च 2020 के बीच में। और आगे देखें कि सघन मिशन इंद्रधनुष अगर 3.0 की बात करें तो ये 22 फरवरी 2021 से 22 मार्च 2021 के बीच में चला। ठीक है, इतनी बात आपने देख ली सघन मिशन इंद्रधनुष यानी IMI 3.0 तक। अब यहां पर हमको चर्चा करनी है कि सघन मिशन इंद्रधनुष 4.0 के बारे में। ठीक है, अब जरा देखिए कि इसमें क्या है। तो 7 फरवरी 2022 को केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री ने सघन मिशन इंद्रधनुष 4.0 की शुरुआत की। ये 3 दौर में संचालित होगा। जो 4.0 है IMI 4.0 ये 33 राज्यों और केंद्र शासित राज्यों में 416 जिलों में ये किया जाएगा। और इसमें जो 75 अमृत महोत्सव के तहत जो जिले शामिल हैं वो भी इसमें शामिल किए गए। एक बात और याद रखिएगा कि जो मिशन का जो प्रथम दौर है उसमें 11 और दूसरे और तीसरे दौर में 22 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश थे। यानी कहने का मतलब क्या है कि जो 3 दौर तो हो गया जिसके बारे में अभी हमने आपसे जिक्र भी किया, डेट भी बताया, ड्यूरेशन भी बताया। उस पहले दौर में 11 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश थे, दूसरे और तीसरे में 22 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश, और चौथे में भी आपने कितना पढ़ा है? 33 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के 416 जिले हैं। अब जरा देखिए कि इसमें फोकस क्या है। फोकस ये है इसका IMI का 4.0 का कि सार्वजनिक टीकाकरण की दिशा में एक स्थायी लाभ प्राप्त किया जा सके, और दूसरी बात कि कोविड-19 महामारी के चलते जो नियमित टीकाकरण की स्पीड धीमी हुई थी उसमें गति लाई जा सके। ठीक है, अगला देखिए, अगला टॉपिक है गोबर्धन संयंत्र इंदौर। जरा गोबर शब्द का यहाँ पे फुल फॉर्म दिया है, समझ लीजिए। गोबर का फुल फॉर्म G फॉर होता है गैल्वेनाइजिंग, O फॉर होता है ऑर्गेनिक, B फॉर दिया है बायो, और A फॉर दिया है एग्रो, और R फॉर दिया है रिसोर्सेज। यानी गोबर का फुल फॉर्म क्या हो गया? गैल्वेनाइजिंग ऑर्गेनिक बायो एग्रो रिसोर्सेज। इसकी घोषणा किस बजट में हुई थी? तो आपका जवाब होगा 2018-19 बजट में। ये इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है कि पशुओं के गोबर और खेतों के जो ठोस अपशिष्ट पदार्थ को कंपोजिट और बायोगैस में परिवर्तित करके ऊर्जा उत्पन्न की जा सके। ठीक है, ये उद्देश्य है। जरा अगला पॉइंट देखिए, अब आगे इसको विस्तार में बता रहा है। अब तक इसका पूरा बैकग्राउंड सेट हुआ। कह रहा है कि 19 फरवरी 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंदौर में गोबर्धन यानी जिसको आप बायो CNG कहते हैं इस संयंत्र का उद्घाटन किया। ठीक है, दूसरी बात कि ये जो संयंत्र इंदौर में स्टैब्लिश हुआ, ठीक है, जिसको आप गोबर्धन बायो CNG संयंत्र कह रहे हैं, ये एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा संयंत्र है। ये बात आपको याद रखनी है। दूसरी बात कि ये संयंत्र स्वच्छ भारत मिशन शहरी 2.0 के तहत कचरा मुक्त शहर के निर्माण उद्देश्य के अनुरूप है। इस बात को भी आपको याद रखना होगा। दूसरी बात कि यह संयंत्र PPP योजना के तहत शुरू किया गया, यानी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप प्रोग्राम के तहत। दूसरी बात यहां पर याद रखनी है आपको कि ये जो परियोजना चलाई गई इसके प्रायोजन के लिए एक स्पेशल पर्पज व्हीकल यानी जिसको आप SPN कहते हैं उसके रूप में इंदौर क्लीन एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड को स्थापित किया गया। ठीक है, इस संयंत्र के तहत 550 टन गीले जैविक कचरे को उपचारित करने में यह सक्षम है, और इस संयंत्र के माध्यम से प्रतिदिन 17,000 किलोग्राम CNG और 100 टन जैविक खाद उत्पादन की उम्मीद है। देखिए ये जो फैक्ट है ना, ये परीक्षा के दृष्टिकोण से काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि कई बार इस पर प्रश्न पूछ दिए जाते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा। दूसरी बात कि यह संयंत्र जो है ये शून्य लैंडफिल मॉडल पर आधारित है। ये जो स्टैब्लिश किया गया इंदौर में गोबर्धन बायो CNG संयंत्र, ये किस मॉडल पर आधारित है? तो आपका जवाब होगा शून्य लैंडफिल मॉडल पर आधारित है। इसमें कोई भी अपशिष्ट उत्पन्न नहीं होगा, साथ ही साथ इससे कई पर्यावरणीय लाभ होंगे, जैसे ग्रीन हाउस गैस का उत्सर्जन में कमी होगी, उर्वरक के तौर पर जैविक खाद के साथ हरित ऊर्जा प्रदान करने प्राप्त होगी। ये सारी चीजें जो हैं इस इंदौर स्थित गोबर्धन बायो CNG संयंत्र से लाभ होगा। अगला टॉपिक देखिए, ऊपरी भद्रा परियोजना को राष्ट्रीय परियोजना का दर्जा दिया गया।
अब ये देखिए, पहली बात तो ये ऊपरी भद्रा परियोजना किस राज्य में है, तो आपका जवाब होगा कर्नाटक में। ये कर्नाटक की एक लिफ्ट सिंचाई परियोजना है। इस परियोजना को राष्ट्रीय परियोजना का दर्जा मिला। इस बात का अनाउंसमेंट कर्नाटक सरकार ने 16 फरवरी को किया, और जब इस परियोजना को केंद्र सरकार की तरफ से राष्ट्रीय परियोजना का दर्जा मिल गया तो 60% का वित्तीय सहयोग अब कर्नाटक सरकार को केंद्र की तरफ से मिलना शुरू हो जाएगा। ठीक है, और आगे देखिए, राष्ट्रीय दर्जा प्राप्त वाली कर्नाटक की यह पहली परियोजना है। कौन सी? ऊपरी भद्रा परियोजना। दूसरी बात याद रखिएगा कि इस परियोजना का उद्देश्य क्या है। मूल इसका उद्देश्य है कि चित्रकूट, चित्रदुर्ग, चिकमंगलूर, दावणगेरे और तुमकुरू के सूखा क्षेत्र जो जिले हैं वहां पर खरीफ के मौसम में स्थायी सिंचाई की सुविधा दी जा सके। यानी यहां पर इन जिलों का भी नाम आप याद रखिएगा। ठीक है, और एक बात और याद रखिएगा, इस परियोजना को कुल 2 चरणों में पूरा किया जाएगा। कौन कौन सी 2 चरण है भाई? इस परियोजना के तहत थुंगा नदी से भद्रा जलाशय तक और भद्रा जलाशय से अज्जमपुरा सुरंग तक पानी को पहुंचाया जाएगा। ठीक है, और ये जो अज्जमपुरा सुरंग है ये 7.039 किलोमीटर लंबी इसका निर्माण होगा। और एक महत्वपूर्ण बात कि ये जो ऊपरी भद्रा परियोजना है इसका क्रियान्वयन किसके द्वारा किया जा रहा है, तो ये पूछा जाए तो आप बताएंगे विश्वेश्वरैया जल निगम लिमिटेड के द्वारा इसका क्रियान्वयन किया जा रहा है। ठीक है, इतनी बात आपको ऊपरी भद्रा परियोजना के बारे में जाननी होगी। अगला है इस्माइल परियोजना। इस्माइल परियोजना की जरा बैकग्राउंड को समझिए कि ये जो इस्माइल परियोजना है इसको नई दिल्ली में 12 फरवरी 2022 को लॉन्च किया गया। अगर ये पूछा जाए कि किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया तो आपका जवाब होगा सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा। ये इस्माइल का फुल फॉर्म अगर जान लें तो इस योजना के मूल बात को आप समझ सकते हैं। इस्माइल का फुल फॉर्म क्या है? आजीविका और उद्यम के लिए वंचित व्यक्तियों की सहायता। यदि इंग्लिश में देखें तो सपोर्ट फॉर मार्जिनलाइज्ड इंडिविजुअल्स फॉर लाइवलीहुड एंड एंटरप्राइज। ये है इस्माइल का फुल फॉर्म। ठीक है, यानी कहने का मतलब ये है कि जो वंचित वर्ग है उसको किस प्रकार से हम उसकी आजीविका की व्यवस्था करें और उसके उद्यम के लिए प्रयास करें, यही इस्माइल योजना का मूल उद्देश्य है। ठीक है, यहाँ फुल फॉर्म भी याद रखिएगा। ये एक केंद्रीय क्षेत्र योजना है और इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है कि जो ट्रांसजेंडर समुदाय है और जो भीख मांगने वाले लोग हैं उनके लिए कुछ कल्याणकारी उपाय किया जा सके। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है। और मंत्रालय ने इस योजना के लिए 2021-22 से लेकर 2025-26 तक की अवधि के लिए 365 करोड़ रुपए आवंटित किए। यानी याद रखिएगा, इस्माइल योजना कब से कब तक? 2021-22 से लेकर 25-26 तक। कितने करोड़ रुपए का आवंटन होगा? 365 करोड़ रुपए का। अब जरा आइए, जो ट्रांसजेंडर व्यक्ति हैं उनके कल्याण के लिए क्या क्या घटक हैं, तो जैसे ट्रांसजेंडर जो छात्र हैं उनको छात्रवृत्ति मिलेगी, कौशल विकास और उनकी आजीविका के लिए प्रबंध किया जाएगा, समग्र चिकित्सा देखभाल। अब ये जो चौथा पॉइंट है कि गरिमा गृह की रूप में आवास की व्यवस्था, तो प्रश्न पूछा जा सकता है कि गरिमा गृह का संबंध निम्नलिखित में से किससे है, तो आपको उसी में एक ऑप्शन दिया रहेगा कि ट्रांसजेंडर व्यक्ति को आवास उपलब्ध कराने के लिए। ये याद रखिएगा। ट्रांसजेंडर की सुरक्षा प्रकोष्ठ भी होगी और ई सुविधाएं भी उनको प्रोवाइड की जाएंगी। वहीं अगर भीख मांगने के कार्य में जो संलग्न व्यक्ति हैं उनके पुनर्वास के लिए क्या क्या होगा, तो सर्वेक्षण और पहचान की जाएगी, उनकी लामबंदी की जाएगी और उनके लिए बचाव या आश्रय गृह का निर्माण किया जाएगा। यानी आपसे ये पूछ दे कि बचाव या आश्रय गृह का निर्माण निम्नलिखित में से किसके लिए है, तो आप ये कह देंगे जो भीख मांगने से संलग्न लोग हैं उनके आवास के लिए। इसमें व्यापक पुनर्वास की भी व्यवस्था है। ये इतनी बातें आप इस्माइल योजना के अंतर्गत याद रखेंगे। अगला टॉपिक है अटल सुरंग, जो कि विश्व की सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग है। अब जरा इसके बैकग्राउंड को देख लीजिए कि ये अटल सुरंग का स्रोत कहां से हुआ। ये 26 मई 2002 को उस समय प्रधानमंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी, उन्होंने अटल सुरंग की आधारशिला रखी थी। इसका पहले नाम था रोहतांग सुरंग, लेकिन पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर 24 दिसंबर 2019 को इसका नाम क्या पड़ गया? अटल टनल पड़ गया। ठीक है, उसके बाद देखिए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 3 अक्टूबर 2020 को रोहतांग में अटल टनल का उद्घाटन किया। इतनी बात आपने अटल टनल के बैकग्राउंड के बारे में समझ ली। अब जरा आइए, जो इन्होंने विश्व की सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग का दर्जा प्राप्त किया उसको जरा देख लीजिए। 9 फरवरी 2022 को अटल सुरंग को वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में शामिल कर लिया गया। दूसरी बात क्या है कि जो वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में इस सुरंग को 10,000 फीट और अगर मीटर में देखा जाए तो 3,000 मीटर से अधिक ऊंचाई पर निर्मित विश्व की सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग के तौर पर इसको प्रमाणित किया गया। ठीक है, ये फैक्ट याद रखिएगा, परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। किसमें शामिल हुआ? वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड में। ठीक है, 10,000 फीट ऊंची ये विश्व की सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग है। अब देखिए अगला क्या इसमें महत्वपूर्ण बात है कि इस सुरंग का निर्माण जो है ये बीआरओ के द्वारा यानी बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन द्वारा किया गया। अटल सुरंग की लंबाई पूछी जाए तो आप बताएंगे कि 9.02 किलोमीटर है। दूसरी बात कि इस टनल का आकार जो है ये घोड़े के नाल के आकार में, ये डबल लेन टनल है। ये भी पूछ सकता है कि किसके आकार में।
आप इस टनल की ऊंचाई देखेंगे तो 5.52, अगर इसकी चौड़ाई देखी जाए तो 10.5 मीटर चौड़ी है, लेकिन इसकी लंबाई मत भूलिएगा 9.02 किलोमीटर। अब देखिए जरा, ये जो अटल टनल है ये हिमालय की पीर पंजाल श्रेणी में रोहतांग दर्रे से गुजरती है। पहली बात ये इंपॉर्टेंट है। दूसरी बात कि पूरे वर्ष जो हिमाचल के मनाली को लाहौल स्पीति घाटी से जोड़कर ये रखेगी, क्योंकि पहले जब बर्फबारी होती थी तो 6 महीने तक ये मनाली से लाहौल स्पीति का जो रोड है ये ब्लॉक हो जाता था, अब नहीं होगा। दूसरी बात कि यह विश्व की पहली टनल है जिसमें 4G कनेक्टिविटी की सुविधा उपलब्ध है। दूसरी बात कि इस सुरंग की यदि अगर आप सामरिक महत्व को देखें तो ये सड़क मार्ग से मनाली को और लेह लद्दाख के बीच जो 46 किलोमीटर की दूरी है उसमें कमी आ जाएगी, ठीक है। दूसरी बात, इससे 4 से 5 घंटे की बचत होगी। तो ये प्रश्न पूछा जाता है कि जो ये अटल टनल है इसके द्वारा किन के बीच की दूरी में कमी आएगी, तो मनाली से लेह के बीच में कितने किलोमीटर की, 46 किलोमीटर की, और कितना बचेगा समय, 4 से 5 घंटा। अब जरा यहाँ पर T49 सुरंग के बारे में दिया है, जरा इसको देख लीजिए। ये जो T49 सुरंग है, ये T49 सुरंग को एक वैकल्पिक और विश्वसनीय परिवहन प्रणाली उपलब्ध कराने के उद्देश्य से भारत सरकार ने ऊधमपुर से बारामूला तक 272 किलोमीटर की ये एक रेलवे लाइन निर्माण योजना है। अब जरा देखिए कि ये जो रेलवे लाइन है ये कश्मीर घाटी को शेष भारत से जोड़ेगी, ठीक है। दूसरी बात कि ये जो रेलवे लाइन है इसका निर्माण ऊधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक प्रोजेक्ट के तहत किया जा रहा है। शॉर्ट फॉर्म क्या है, USBRL। दूसरी बात कि 2002 में इस परियोजना को राष्ट्रीय परियोजना घोषित कर दिया गया और इसके तहत ऊधमपुर से बारामूला, जिसकी दूरी अभी आपने क्या देखी 272 किलोमीटर, इसको 4 खंडों में विभाजित किया गया, ठीक है। अब देखिए इसमें और क्या महत्वपूर्ण है, इसमें कह रहा है कि संपूर्ण परियोजना को देखें तो इसमें 38 सुरंग बनेंगे, ठीक है, जिसकी अगर कुल लंबाई देखी जाए तो 119 किलोमीटर है। दूसरी बात कि इस सबसे लंबी सुरंग जो कि T49 है, इसकी लंबाई जो है ये कितनी है, T49 की 12.75 किलोमीटर, और ये सुरंग जो है कटरा बनिहाल खंड पर स्थित है। दूसरी बात कि निर्माण पूर्ण होने पर ये जो T49 है ये देश की सबसे लंबी परिवहन सुरंग बन जाएगी। दूसरी बात, अगर वर्तमान समय में देखें तो जो बनिहाल से काजीगुंड खंड है ये पीर पंजाल सुरंग, इस पर जो है ये भारत की सबसे लंबी परिवहन सुरंग है, ठीक है। और जो ये पीर पंजाल सुरंग है जो कि अभी हमने आपको बताया कि बनिहाल काजीगुंड खंड पर स्थित है और भारत की सबसे लंबी परिवहन सुरंग है, इसकी लंबाई कितनी है तो 11.215 किलोमीटर है। दूसरी बात, ये जो T49 सुरंग है इसका निर्माण कौन करेगा, तो इसका निर्माण NATM द्वारा किया जाएगा, यानी कि न्यू ऑस्ट्रियन टनलिंग मेथड द्वारा किया जाएगा, ठीक है। इतनी बात को आपको यहाँ पर ध्यान देना है। आगे देखिए, आगे दिया है स्टैचू ऑफ इक्वेलिटी। ये जो स्टैचू ऑफ इक्वेलिटी है ये इसके बारे में बैकग्राउंड समझ लीजिए। पहली बात तो ये जान लीजिए कि स्टैचू ऑफ इक्वेलिटी जो है ये श्री रामानुजमचार्य की जो एक प्रतिमा है उससे संबंधित है। अब जरा इनके बैकग्राउंड को समझ लीजिए। ये जो श्री रामानुजमचार्य हैं इनका जन्म 1013 AD में श्री पेरम्बदूर में तमिलनाडु में हुआ, इसका मतलब ये 11वीं सदी के हैं। दूसरी बात कि ये वैष्णव परंपरा के प्रतिपादक हैं। इस वैष्णव परंपरा के प्रतिपादकों में से एक इन रामानुजमचार्य ने वेदांत के प्रमुख दार्शनिकों में भी ये शामिल हैं। दूसरी महत्वपूर्ण बात जो है रामानुजमचार्य के साथ कि इन्होंने आदि शंकराचार्य के अद्वैतवाद की अवधारणा का खंडन किया और इन्होंने अपनी एक नई अवधारणा प्रस्तुत की जिसका नाम है विशिष्टाद्वैत। विशिष्टाद्वैत में ब्रह्म और उनकी जो समस्त कृति जीवित या जीव जगत है उसको उन्होंने सत्य माना है, ठीक है। इस बात को याद रखिएगा। यदि हम रामानुजमचार्य की कुछ रचनाओं को देखें तो रचनाओं में यदि आप देखेंगे तो उसमें वेदांत सार है, वेदार्थ संग्रह है, गीता भाष्य है, श्री वैकुंठ गद्य है, वेदांत दीप है, और उनमें श्री भाष्य रामानुजमचार्य द्वारा रचित सबसे प्रसिद्ध ग्रंथ है। यानी अगर श्री भाष्य को पूछे तो ये श्री रामानुजमचार्य द्वारा रचित सबसे प्रसिद्ध ग्रंथ है। इतनी बात आपने ध्यान दी। अब आइए इस मेन टॉपिक के पास। ये जो स्टैचू ऑफ इक्वेलिटी है ये इन्हीं की प्रतिमा है जो मैंने आपको शुरुआत में हिंट दे दिया था किसकी, श्री रामानुजमचार्य की, और कहाँ स्टैब्लिश की गई है, हैदराबाद तेलंगाना में। जरा अब आइए इसकी डिटेलिंग में। 5 फरवरी 2022 को नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र को समर्पित किया, किसको, स्टैचू ऑफ इक्वेलिटी को। ये जो स्टैचू ऑफ इक्वेलिटी है ये 11वीं सदी के दार्शनिक चिंतक श्री रामानुजमचार्य से है, ये आप पढ़ चुके। इस प्रतिमा को हैदराबाद तेलंगाना में कहाँ पर स्थित किया, अगर एग्जैक्ट पोजीशन पूछे तो शमशाबाद जगह है वहां पर। ये यहाँ पर एक आश्रम है, कौन सा आश्रम है, त्रिदंडी चिन्ना जीयर स्वामी आश्रम। यहाँ इस आश्रम में ये स्टैचू ऑफ इक्वेलिटी लगी है। दूसरी बात कि ये 13 दिवसीय यहाँ पर एक उद्घाटन समारोह हुआ। इसमें कौन सा समारोह था, रामानुजमचार्य सहस्त्राब्दी समारोह था।
ठीक है, जिसके दौरान इसका उद्घाटन किया गया। ठीक है, अब जरा आगे देखिए, स्टैचू ऑफ इक्वलिटी को हिंदी में समता मूर्ति कहेंगे। अगर इस मूर्ति की ऊंचाई पूछी जाए, जो परीक्षा के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है, तो ये 216 फीट ऊंची है। दूसरी बात कि ये प्रतिमा जो है, इस पे एक आधार भवन पर स्थापित है। ये आधार भवन जो है, ये 54 फीट ऊंचा है। इस आधार भवन का नाम क्या है, तो आप कहेंगे भद्र वेदी है। ठीक है, दूसरी बात कि ये जो रामानुजमचार्य की जो आश्रम की जो मूर्ति की जो प्रतिमा की जो परिकल्पना है, ये श्री चिन्ना जीयर स्वामी ने की थी। दूसरी बात कि ये जो स्टैचू ऑफ इक्वलिटी है, जो कि 216 फीट ऊंची है, इसके अंतर्गत भद्रवेदी, जो अभी आपने देखा कि ये आधार भवन है 54 फीट ऊंचा, इसी के साथ साथ पद्म पीठम, रामानुजमचार्य प्रतिमा और त्रिदंडम शामिल है। ठीक है, और ये एक बात और यहाँ पे है कि ये 5 धातुओं से मिलकर बना है। वो 5 धातुएं कौन कौन सी हैं? स्वर्ण है, चांदी है, तांबा है, पीतल है और जस्ता है। दूसरी बात कि ये जो स्टैचू ऑफ इक्वलिटी है, ये चारों ओर से 108 दिव्य देशम निर्माण किया गया, यानी नक्काशीदार मंदिर का निर्माण इसके अगल बगल किया गया। कितनी? 108। ठीक है, अगली बात देखिए, ये जो स्टैचू ऑफ इक्वलिटी है, इसका निर्माण किसने किया? तो याद रखिएगा कि चीन में एक स्थित कॉर्पोरेशन है जिसका नाम है एरोसन कॉर्पोरेशन। इन्होंने 1600 टुकड़ों में इस स्टैचू ऑफ इक्वलिटी को भेजा और भारत में इसको असेंबल करके इसको तैयार किया गया। दूसरी बात कि यदि स्टैचू ऑफ इक्वलिटी की बैठी हुई मुद्रा को देखा जाए तो ये विश्व की दूसरी सबसे ऊंची मुद्रा है। फिर आपके दिमाग में होगा कि विश्व की सबसे ऊंची कौन सी है? तो थाईलैंड में स्थित ग्रेट बुद्धा जो है, ये बैठी हुई विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा है। ये ऊंचाई कितनी है? तो 302 फीट है। अब आगे देखिए, अब आगे बता रहा है कि स्टैचू ऑफ बिलीफ के बारे में। अगर आपको पूछा जाए कि स्टैचू ऑफ बिलीफ क्या है, तो ये राजस्थान में नाथ द्वार में भगवान शिव की 351 फीट ऊंची प्रतिमा का निर्माण किया जा रहा है। इसका नाम क्या दिया गया? स्टैचू ऑफ बिलीफ। ये स्टैचू ऑफ बिलीफ विश्व में भगवान शिव की सबसे ऊंची प्रतिमा है। कहां पर है? राजस्थान के नाथ द्वार में। ऊंचाई याद रखिएगा 351 फीट। अगला दिया है स्टैचू ऑफ पीस। ये जो स्टैचू ऑफ पीस है, इसे प्रधानमंत्री ने 16 नवंबर 2020 को इसका अनावरण किया। और ये किससे संबंधित है? तो ये एक जैनाचार्य हैं जिनका नाम है श्री विजय बल्लभ सुरीश्वर। इनकी ये प्रतिमा है। क्या प्रतिमा का नाम है? स्टैचू ऑफ पीस। ये विजय बल्लभ सुरीश्वर के 151 जयंती समारोह पर इस प्रतिमा का अनावरण प्रधानमंत्री ने किया। अगर इसकी ऊंचाई पूछी जाए तो स्टैचू ऑफ पीस की ऊंचाई 151 इंच है। दूसरी बात कि ये 8 धातुओं से मिलकर बनी है और इसमें प्रमुख है कॉपर। ठीक है, अगली बात कि ये प्रतिमा पाली राजस्थान के जैतपुरा में स्थित विजय बल्लभ साधना केंद्र में है। यानी अभी आपने देखा कि स्टैचू ऑफ बिलीफ भी राजस्थान के नाथद्वारा में है और वहीं स्टैचू ऑफ पीस भी राजस्थान के जैतपुरा में श्री विजय बल्लभ साधन केंद्र में है। ठीक है, इतनी बात को आपको याद रखना होगा। एक बात और याद रखिएगा कि ये जो विजय बल्लभ महाराज हैं, जिनकी ये प्रतिमा है स्टैचू ऑफ पीस, ये इनका जो समय वो 1870 से 1954 तक है और ये जैन संत के रूप में सादगीपूर्ण जीवन बिताए और महावीर स्वामी के संदेशों का प्रचार प्रसार किया। अगला देखिए, पर्वतमाला परियोजना। पर्वतमाला परियोजना जो है, ये दुर्गम पहाड़ी क्षेत्र में पर्यटन को बढ़ावा देना, इसके अलावा यात्रियों के संपर्क सुविधा को और बढ़ाना और भीड़ भाड़ वाले शहरों में यातायात को सरल बनाने के उद्देश्य से पहली बार पर्वतमाला परियोजना की शुरुआत की गई। अब इसमें क्या बात याद रखनी है? ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 2022-23 के बजट में इस योजना को की घोषणा की। किसकी? पर्वतमाला परियोजना की। अगला देखिए, ये जो पर्वतमाला परियोजना है, ये लोक निजी भागीदारी के आधार पर राष्ट्रीय रोपवे विकास कार्यक्रम, जिसको इंग्लिश में क्या कहेंगे? नेशनल रोपवेज डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत शुरू की गई। ठीक है, दूसरी बात यानी कि ये परियोजना जो पर्वतमाला परियोजना है, ये किस कार्यक्रम के तहत शुरू की गई? तो राष्ट्रीय रोपवे विकास कार्यक्रम के तहत शुरू। दूसरी बात की बजट घोषणा 2022-23 के अनुसार 60 किलोमीटर की दूरी की 8 रोपवे परियोजनाओं को संविदा जारी किया जाएगा। याद रखिएगा, पूछ देगा कि 2022-23 के बजट में कितने किलोमीटर की रोपवे परियोजना, तो आप बताएंगे 60 किलोमीटर। पूछेगा कितनी रोपवे परियोजना, तो आप कहेंगे 8 रोपवे परियोजना। और ये परियोजना वर्तमान में उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, जम्मू कश्मीर और अन्य पूर्वोत्तर राज्य में शुरू की जा रही है। दूसरी बात यह है कि एक बात और याद रखिएगा, आप कई बार पढ़ चुके हैं कि वाराणसी में एक रोपवे जो सार्वजनिक परिवहन के लिए सबसे पहला रोपवे शुरू किया जा रहा है, जो वाराणसी जंक्शन से गोदौलिया तक जाएगा, चर्च गोदौलिया तक। ठीक है, इसके अलावा आपको क्या याद रखना है कि गुवाहाटी असम में ब्रह्मपुत्र नदी पर ब्रह्मपुत्र पैसेंजर रोपवे का उद्घाटन 24 अगस्त 2020 को हुआ। ये 2 किलोमीटर लंबा है और ठीक है,
और रोपवे किसी नदी पर बना भारत का सबसे लंबा रोपवे माना जाता है। ठीक है, यानी क्या कर रहा है, एक बार मैं इसको समराइज कर देता हूं कि जो ये गुवाहाटी असम में ब्रह्मपुत्र पर नदी पर बना गुवाहाटी पैसेंजर रोपवे है, ये 2 किलोमीटर लंबा है और किसी नदी पर बना भारत का सबसे लंबा रोपवे है, ये भी याद रखिएगा। अगला है कानपुर मेट्रो। कानपुर मेट्रो जो है, अगर हम मेट्रो के बारे में बैकग्राउंड देखें तो सबसे पहले मेट्रो की शुरुआत 1863 में लंदन में हुई थी, और अगर भारत में देखेंगे तो भारत में पहली मेट्रो नेटवर्क सेवा 1984 में कलकत्ता में शुरू हुई। दूसरी बात यह है कि कानपुर मेट्रो की घोषणा प्रदेश सरकार ने 2016 में कर दी थी। इसका निर्माण कब शुरू हुआ, तो इसका निर्माण 2019 नवंबर में शुरू हुआ। अब देखिए जरा कानपुर मेट्रो के बारे में कुछ और फैक्ट। 28 दिसंबर 2021 को प्रधानमंत्री ने लखनऊ मेट्रो के पहले गलियारे का जो है उद्घाटन कर दिया। ये जो पहला खंड है ये आईआईटी कानपुर से मोती झील मेट्रो तक जाता है। ये पहला खंड 9 किलोमीटर का है और इसमें 9 मेट्रो स्टेशन आते हैं। याद रखिएगा कि जो मेट्रो की कुल लंबाई है कानपुर की, ये 32.4 किलोमीटर की है और जिसमें 13 किलोमीटर लंबा रास्ता भूमिगत भी है। ठीक है, ये भी बात आपको याद रखना है। और ये परियोजना 2 गलियारे में है। कौन कौन सा? पहला गलियारा आईआईटी कानपुर से नौबस्ता तक, दूसरा गलियारा चंद्रशेखर आजाद कृषि विश्वविद्यालय से बर्रा 8 तक जाएगा। और ये परियोजना की डेडलाइन क्या है? ये 2024 तक यानी 5 वर्षों में पूरा हो जाएगा। प्रारंभ कब हुआ था? नवंबर 2019 को। अब पूरा कब होगा? 2024 में। अगर ये पूछा जाए कि इस मेट्रो की नोडल एजेंसी कौन है, तो उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड इसकी नोडल एजेंसी है। ठीक है, एक बात और याद रखिएगा, ये जो पहला खंड है जो आईआईटी कानपुर से मोती झील तक है, जिसमें 9 मेट्रो स्टेशन है, ये हरित भवन परिषद की प्लेटिनम रेटिंग प्रमाणित है। ठीक है, यानी इस खंड को हरित भवन संहिता के अनुसार विकसित किया गया है, जो पर्यावरण के प्रति सुरक्षित है। अगला देखिए, ये जो हरित भवन संहिता है और मापदंडों के कड़े अनुपालन के कारण इसे पर्यावरण प्रबंधन के लिए आईएसओ 14001 का प्रमाण पत्र और सुरक्षा के लिए आईएसओ 45001 प्रमाण पत्र मिला है। याद रखिएगा, कई बार पूछ देता है कि पर्यावरण प्रबंधन के लिए कौन सा प्रमाण पत्र मिलता है और सुरक्षा प्रबंधन के लिए, तो याद रखिएगा पर्यावरण के लिए आईएसओ 14001, सुरक्षा प्रबंधन के लिए 45001 प्रमाण पत्र दिया जाता है। ये एक डबल टी गर्डर उपयोग करने वाला भारत का पहला रेल नेटवर्क है, ये भी बात याद रखिएगा। अगला है हरित ऊर्जा गलियारा चरण द्वितीय। पहले समझ लीजिए ये क्या है। ये सौर और पवन जैसे नवीकरणीय स्रोतों से उत्पादित बिजली को ग्रिड में पारंपरिक बिजली स्टेशनों के साथ सिंक्रोनाइज करना ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर परियोजना यानी ग्रीन कॉरिडोर प्रोजेक्ट का उद्देश्य है। ठीक है, ये समझ में आ गया। यानी जो हरित ऊर्जा गलियारा है इसका ये उद्देश्य है। इसमें ये याद रखिए कि 6 जनवरी 2022 को आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति ने इस हरित ऊर्जा गलियारा चरण दूसरे को मंजूरी दे दी। ठीक है, और इसके तहत 10,750 सर्किट किलोमीटर के पारेषण लाइन और सब स्टेशन की लगभग 27,500 मेगावोल्ट एम्पियर की ट्रांसफार्मर क्षमता की अतिरिक्त रूप से इसमें जोड़ने को मंजूरी दी गई। दूसरी बात याद रखिएगा कि ये जो परियोजना है हरित ऊर्जा गलियारा सेकेंड, इसमें 7 राज्य में लगभग 20 गीगावाट क्षमता नवीकरणीय ऊर्जा को परियोजना में ग्रिड एकीकरण और बिजली निकासी में मदद मिलेगी। इस बात को याद रखिएगा, 7 राज्य में। अब इसमें देखिए 7 राज्य कौन कौन शामिल हैं, तो 7 राज्य में गुजरात, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, केरल, राजस्थान, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो हरित ऊर्जा गलियारा चरण द्वितीय में 7 राज्य हैं, उसमें उत्तर प्रदेश भी शामिल है। दूसरी बात कि ये जो दूसरा चरण है इसकी अवधि क्या होगी, तो ये 2021-22 से लेकर 2025 तक की अवधि में क्रियान्वित होगा। दूसरी बात कि इस योजना का एक लक्ष्य है कि 2030 तक 450 गीगावाट की नवीकरणीय ऊर्जा के लक्ष्य को प्राप्त करना। दूसरी बात याद रखिएगा कि अभी तक आपने चर्चा की कि हरित ऊर्जा गलियारा सेकेंड, जरा इसके पहले चरण के बारे में जान लीजिए कि 2015-16 में इस अंतर राज्यीय पारेषण हेतु जो हरित ऊर्जा गलियारा पहला है उसको मंजूरी दी गई थी, और जो पहला चरण था उसमें 8 राज्य थे। ठीक है, उन राज्यों के नाम दिए गए हैं। और दूसरे चरण में कितने राज्य हैं, तो याद रखिएगा 7 राज्य हैं। ठीक है, ये बात याद रखना, और उसमें दूसरे चरण में उत्तर प्रदेश शामिल है। अगला देखिए, दिया है बीना पनकी बहु उत्पाद पाइपलाइन परियोजना। ये जो बीना पाइपलाइन परियोजना है ये क्या करेगी, तो पाइपलाइन के माध्यम से पेट्रोलियम उत्पादों, कच्चे तेल, गैस की ढुलाई के लिए सबसे सस्ता और सुरक्षित और पर्यावरण अनुकूल साधन माना जाता है। और पिछले कुछ दशकों में देश में भूमिगत पाइपलाइनों का नेटवर्क बड़े पैमाने पर विकसित किया गया, जिसके माध्यम से कच्चे तेल, पेट्रोलियम उत्पाद और गैस की आपूर्ति की करने में ये सहायक है। ठीक है, अब आइए जरा बीना पनकी बहु उत्पाद पाइपलाइन परियोजना की डिटेलिंग देख लेते हैं। ये 28 दिसंबर 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीना जो कि मध्य प्रदेश में है और पनकी जो कि उत्तर प्रदेश में है, इस बहु उत्पाद पाइपलाइन को राष्ट्र को समर्पित किया। कब? 28 दिसंबर 2021 को।
दूसरी बात कि इस पाइपलाइन का संचालन किसके द्वारा होगा, तो आपका जवाब होगा बीपीसीएल द्वारा। तीसरी बात कि यह पाइपलाइन मध्य प्रदेश स्थित बीना रिफाइनरी से लेकर कानपुर उत्तर प्रदेश के पनकी स्थित पीओल यानी पीओएल टर्मिनल तक विकसित होगा। ठीक है, ये आपने देख लिया। यानी सीधी सी बात याद रखिए कि ये पाइपलाइन मध्य प्रदेश के बीना से लेकर पनकी कानपुर तक स्टैब्लिश होगा। ठीक है, और एक बात और याद रखिएगा कि ये 356 किलोमीटर लंबी पाइपलाइन है, जो कि उत्तर प्रदेश में 283 किलोमीटर और मध्य प्रदेश में 73 किलोमीटर है। इसकी क्षमता की बात करें तो 3.45 मिलियन मीट्रिक टन प्रतिवर्ष इसकी क्षमता है। और इस पाइप का व्यास क्या होगा, पाइपलाइन का 18 इंच होगा। और इस परियोजना में जो कुल लागत होगी वो 1524 करोड़ रुपए, जिसमें उत्तर प्रदेश 1227 करोड़ रुपए और मध्य प्रदेश 297 करोड़ रुपए देंगे। और इस परियोजना में अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो 5 जिले आच्छादित हो रहे हैं। कौन कौन से, ललितपुर, झांसी, जालौन, कानपुर देहात और कानपुर नगर। इन 5 नाम को भी याद रखिएगा। वहीं अगर मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में 2 जिले हैं, सागर और टीकमगढ़। ठीक है, इस प्रकार आपने ये देखा। और एक बात और याद रखिएगा कि इस पाइपलाइन के माध्यम से बीना से पनकी तक उत्पादों की ढुलाई में कार्बन उत्सर्जन में लगभग 68% की कटौती का यह अनुमान है। ठीक है, आज के लिए इतना ही। अब राष्ट्रीय परिदृश्य के पार्ट 1 आपने कंप्लीट कर लिया। अब दूसरा पार्ट आप देखेंगे। राष्ट्रीय परिदृश्य किसी भी करंट अफेयर्स के लिहाज से काफी महत्वपूर्ण पार्ट है, इसलिए आप इसको बहुत धैर्य के साथ पढ़ेंगे। एक बार पढ़ने के बाद फिर दोबारा उसको रिवाइज करेंगे तो चीजें और क्लियर होती हैं। ठीक है।